नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। लगातार चौथे दिन बाजार की शुरुआत नकारात्मक हुई और हमने देखा कि 16 हफ्तों की ऊंचाई पर पहुंच गया है उतार चढ़ाव का इंडेक्स इंडियन विक्स। अब सवाल यही कि क्या बाजार के अंदर इस तरह की वोलेटिलिटी लगातार कायम रहेगी। लेकिन आज जिस तरीके की रिकवरी जो है 3 दिन की गिरावट के बाद देखने को मिली है लोअर लेवल से, वो भी अपने आप में काफ़ी शानदार देखने को मिल रही है। 22,231 पे खुला था बाजार और अब से कुछ देर पहले जो हाई लगाया है वो है 22,359। हालांकि 22,231 पे खुलने के बाद 22,185 यानी 22,200 का भी लेवल निफ्टी ने तोड़ दिया था, लेकिन अब काफ़ी शानदार वहां से रिकवरी आती हुई और 22,345 का स्तर अभी देखने को मिल रहा है। 42 अंकों की मजबूती इस समय देखने को मिल रही है और एडवांस डिक्लाइन रेशियो वो पूरी तरीके से अब बुल्स की गिरफ्त में आता हुआ दिखाई दे रहा है। 1629 ये ऐसे शेयर हैं जो कि इस समय बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं और महज 794 शेयरों में इस समय गिरावट देखने को मिल रही है। 60 शेयर ऐसे हैं जिन्होंने अपना नया उच्चतम स्तर 52 हफ्तों का बनाया है और वहीं महज 18 शेयरों में 52 हफ्तों की के न्यूनतम स्तर को छुआ है। और हमने देखा कि किस तरीके से पीएफसी, आरईसी और इरिडा के अंदर काफ़ी शानदार रिकवरी देखने को मिली है लगातार 2 दिन की गिरावट के बाद। क्या रणनीति होनी चाहिए इस तरह के बाजार में? कभी भी क्या खरीदारी करके चल सकते हैं? क्या इतना करेक्शन काफ़ी है या और करेक्शन देखने को मिल सकता है? क्या इस तरह की गिरावट खरीदारी का मौका होती है या फिर एक बड़ी गिरावट का संकेत? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे आज के कार्यक्रम में। लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस बीच आज के खास मेहमान से आपको रूबरू करा लेते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जो है वो जुड़ चुके हैं, बाजार के विशेषज्ञ शरद मिश्रा जी। शरद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो बाजार पे ही आपकी राय जानना चाहेंगे शरद जी कि जिस तरह की वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है उसमें रिटेल निवेशकों की स्ट्रेटजी, उनकी रणनीति क्या होनी चाहिए? बाय ऑन डिप्स की होनी चाहिए या थोड़ा कॉशियस होकर के कैश में बैठने की होनी चाहिए? क्या करें अभी बाजार में? विपुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद और आपको और सभी दर्शकों को नमन। देखिए, ऐसा है साहब की बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, उसी को डिस्कस करते हैं। अगर आप यूएस बाजार को देखें विपुल जी, तो जिस तरह का नंबर आया वहां पर एम्प्लॉयमेंट का, यूएस जॉब एम्प्लॉयमेंट का, थोड़ा सा कूल था, थोड़ा ठंडा था। तो अगर आप बॉन्ड यील्ड भी देखें तो देखिए करीब 475 बेसिस पॉइंट से 450 बेसिस पॉइंट के आसपास ट्रेड कर रही है, कूल ऑफ हुआ है। अगर आप इंडाइसेस को देखें यूएस में तो एक अच्छा बेस बन के ऊपर की तरफ चला है। अगर आप सीबीओई वोलेटिलिटी इंडेक्स को देखें तो 13 के आसपास है, मतलब 12 का उसका लो है। देखिए बाजार यूएस में कितना कंफर्टेबल है। मान के जब से ये नंबर आया है जॉब डेटा का, तो कहीं ना कहीं ऐसी मार्केट पार्टिसिपेंट्स के एक्सपेक्टेशंस है कि हो सकता है 2 रेट कट तक आपको देखने को मिले। अब इंडिया में प्रॉब्लम कहाँ है? देखिए क्या समस्या आ रही है। अगर आप कल का डेटा मैं देख रहा था अभी आपसे डिस्कशन से पहले कि 41% के आसपास एफआईआई का इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग है। कल की डेट पे हमने 11,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग अनवाइंडिंग देखा, शॉर्ट बिल्डअप 17,000 कॉन्ट्रैक्ट देखा। निफ्टी में करीब 680 करोड़ का बिकवाली थी कल, शॉर्ट बिल्डअप था, 6% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा था। बैंक निफ्टी में 680 करोड़ की बिकवाली थी। निफ्टी में देखकर करीब 1250 करोड़ फ्यूचर्स की बिकवाली थी और एक लॉन्ग अनवाइंडिंग लगभग 1% ओपन इंटरेस्ट गिरा था। अगर आप देखिए तो शॉर्ट कॉल बिल्डअप अच्छा था 20%। तो विपुल जी, ये सारा सेटअप बताता है जब ओवरबॉट हो जाता है बाजार, इस तरह का सेटअप बनता है, तो नेक्स्ट डे कहीं ना कहीं बेस बनने की कोशिश होती है। अगर आज आप देखें तो देखिए 22,300 के आसपास पुट राइटर बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अभी 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास आज बाजार ने सपोर्ट लिया, निफ्टी ने सपोर्ट लिया, बहुत क्रूशियल लेवल है। तो अगर आप बैंक निफ्टी को भी देखें तो कहीं ना कहीं आप देखें तो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास करीब 47,820 से 830 के आसपास इसका सपोर्ट बनता दिख रहा है। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि अगर आप देखें तो कुछ दिन पहले आरबीआई ने बोला था बैंक्स को कि देखिए साहब, जो आप प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग कर रहे हैं उसके अंदर आपको प्रोविजनिंग बढ़ानी पड़ेगी, जहां पर कंटिन्यूड प्रोजेक्ट्स हैं, जो प्रोजेक्ट जी अभी अनफिनिश्ड हैं, बन रहे हैं। तो उसकी वजह से हमें एक सेल ऑफ देखने को मिला था। आज पीएसयू बैंक थोड़ा सेटल कर रहे हैं। तो दर्शकों को जो आपने सबसे बड़ा सवाल पूछा विपुल जी, मैं उसी का जवाब देता हूँ। अभी रुकिए साहब, अभी पोजीशन काटिए नहीं।
50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी मेंटेन्ड है और निफ्टी में भी मेंटेन्ड है। इसको टूटने दीजिए, थोड़ा घबराहट फैलने दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट पार्टिसिपेंट्स को ये डर है कि बीजेपी के नंबर्स कहीं ऐसा ना हो कि 300 के नंबर नीचे फिसल जाएं। तो इस वजह से इंडिया का बाजार जीत रही है। जो डिस्कशन मैंने किया, देखिए यूएस मार्केट कितना कंफर्टेबल है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर निफ्टी बैंक निफ्टी सस्टेन होते हैं तो मुझे लगता है बिल्कुल पोजीशन लॉन्ग काटने की जरूरत नहीं है। लंबी अवधि के ये जो आपके निवेश किया हुआ है उसको काटने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी खरीदारी को अभी काटने की आवश्यकता नहीं है, ये कहना है शरद जी का। हाँ, आंकड़ों पे नज़र रखें, नंबर्स पे नज़र रखें। अभी भी बाजार जो है सकारात्मक रुख दिखा रहा है और दिखा सकता है। यहाँ से पैनिक करने की, कम से कम पैनिक में काटने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, बड़ी संख्या में हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं और इस बीच हमारे साथ जो है एक दर्शक सूरज सिंह ने यूट्यूब से माध्यम से सवाल पूछा है। कह रहे हैं, विपुल जी और शरद सर को मेरा नमस्कार। मैंने इरकॉन के 50 शेयर ले रखे हैं 258 रुपये के भाव पर, और कह रहे हैं कि इसमें आपकी बहुमूल्य राय क्या है, इसमें क्या करना चाहिए। इरकॉन में थोड़ा सा ऊपर की इनकी खरीद हो गई है। इरकॉन में सर काफ़ी लोगों ने अच्छे पैसे भी बनाए भी हैं। अभी हम देखें 237 के आसपास चल रहा है। थोड़ी सुस्ती एक महीने में रही है, 1-2% के आसपास की चलता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन पिछले 6 महीने में करीब 53-54% और एक साल में 182% से ज़्यादा का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। इन्होंने बिल्कुल पीक के आसपास जा कर के ख़रीदा है। वो सभी लोग जो उन्होंने थोड़ी सी ऊंचाई पे ख़रीदा है, उनके लिए क्या सलाह रहेगी? क्योंकि बहुत सारे लोग, जैसे इरिडा में भी काफ़ी शानदार रिटर्न मिला, लेकिन बहुत लोग उससे भी ऊपर जाने की उम्मीद कर रहे थे। अभी इरकॉन में क्या करना चाहिए सर? देखिए साहब, मुझे याद पड़ता है विपुल जी, लास्ट टाइम भी ये शेयर डिस्कस हुआ था बिल्कुल। कहीं मार्च के आसपास, करीब 180-85 के आसपास। तब भी मेरा यही व्यू था कि स्टॉक के अंदर वीकनेस नहीं है। नंबर्स अच्छे आए थे, उस दौरान भी डिस्कस हुआ था, और स्टॉक में कहीं ना कहीं वीकनेस नहीं है, बने रहना चाहिए। मुझे लगता है ये लगातार, मैं प्राइस एक्शन को देख करके आपको ज्यादा यहाँ पर राय दूंगा, क्योंकि फंडामेंटली स्टॉक अच्छा है, क्वार्टर वाई रिजल्ट्स अच्छे हैं कंपनी के। सो ये देखिए कि साहब की जो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो बिल्कुल सस्टेन्ड है। अगर आप देखें तो 21 मार्च के बाद से लगातार वो लेवल टूटा नहीं है, और कल आज भी उसने उसी लेवल से सपोर्ट लिया है। तो लेवल क्या है? 228, 225, वही लेवल आप 225, 228 पर अपना स्टॉप लॉस रखें सर, बने रहें। मुझे लगता है इसका जो प्रीवियस जो अभी हाई बना था 30 अप्रैल के आसपास, 260, 270 के आसपास दोबारा देखने को मिलेगा। लेकिन जैसा विपुल जी हमेशा शेयर करते हैं, और मैं दर्शकों को ही कहना चाहूंगा कि प्रॉफिट रखिए, लेकिन एक स्टॉप लॉस जरूर रखिए। तो 225 के पास अपना स्टॉप लॉस आप जरूर रखिएगा। स्टॉप लॉस अवश्य रखें इस तरह के बाजार में जहां पर इतनी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। तो 225 का स्टॉप लॉस आपको यहां पर रखना चाहिए, जैसा मानना है शरद जी का। और इस बीच हार्दिक पटेल जी का सवाल ले लेते हैं। और हार्दिक पटेल जी का सवाल वेदांता के ऊपर आया है। वेदांता 268 रुपये पे लिए हुए हैं शेयर इन्होंने, 100 शेयर। कह रहे हैं और ऐड करना चाहता हूँ, कहाँ पर मुझे ऐड करें कि, और स्टॉप लॉस बता देना सर जी। तो स्टॉप लॉस एक तो जानना चाह रहे हैं, कुछ और शेयर ऐड करना चाह रहे हैं, और किन लेवल्स पे इन्हें ऐड करना चाहिए, इसको लेकर के इनके मन में थोड़ा सा संशय है। वो ये जानना चाह रहे हैं कि अगर आप बता दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी जो भाव देखने को मिल रहा है, आज अच्छी तेज़ी है, 3.25% ऊपर 408, 409 के आसपास ये शेयर चल रहा है, और इन्होंने 268 पे लिए हुए हैं। तो अच्छी खासी जो है मुनाफे में ये हैं यहाँ पर, और इस वोलेटिलिटी के बाजार में भी ये मुनाफे पे अच्छे खासे हैं। सर, क्या करना चाहिए? क्या ऐड करने की आवश्यकता है, या फिर अभी जो पड़ा हुआ है उसे ही देखते रहें? जी विपुल जी, मुझे याद पड़ता है शायद आप ही के किसी सहयोगी ने मनी 9 पर मुझसे वेदांता के बारे में पूछा था। मैंने 268, 280 पर खरीद का लेवल दिया था। मेरा भाव 360, 370 था, लेकिन उसको तोड़कर ऊपर जा चुका है स्टॉक की, और काफी अच्छी बुलिशनेस इसके अंदर बनी हुई है। देखिए साहब, ऐड मत कीजिए, क्योंकि ओवर स्ट्रेस है थोड़ा सा स्टॉक, लेकिन अभी काफी इसमें ऊपर का लेग बाकी है। बट गिवन द मार्केट सिचुएशन, जो जिस तरह के निफ्टी के अंदर सपोर्ट्स बने हुए हैं, कहीं ना कहीं एक सेल ऑफ जैसा माहौल है, नया कुछ ऐड मत कीजिए। 390, 390 के बाद स्टॉप लॉस रखिए सर, बने रहिए, स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए। मुझे लगता है अभी इमीडिएटली आपको उस समय में 440 से 450 तक का भाव इसमें आता हुआ दिखाई देगा। बहुत अच्छा मूव वेदांता के अंदर बना है, बिल्कुल। डोंट लीव द ट्रेंड टिल इट एंड्स, बने रहिए सर। 440 तक के भाव आपको दिखने चाहिए। 390 पे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर रखिए। 390 पर स्टॉप लॉस रखिए, 440 तक के लक्ष्य हो सकते हैं। और मुझे लगता है शायद आपने विवेक के साथ डिस्कस किया होगा इसको जो है 268, जी 270 के आसपास जो है, जी बिल्कुल जी आपने इस बारे जी में बात की विपुल जी, थी। बिल्कुल। जी जी। जी जी और विपुल।
जी। अब हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं, तो अभी बेचने की आवश्यकता नहीं वेदांता, जिन किसी के पास भी है, और अच्छे लेवल आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। इस बीच हमारे साथ प्रियेश जी जुड़ चुके हैं अपना प्रश्न पूछने के लिए। प्रियेश जी को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार प्रियेश जी, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बिहार से बोल रहा हूँ सर। बिहार में किस जगह से सर? पूर्णिया। पूर्णिया से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। क्या करते हैं बिहार में, और कैसे लग रहे हैं मनी नाइन के कार्यक्रम आपको? अच्छे लग रहे हैं सर, आपकी वीडियो देखता हूँ मैं। थैंक यू सर, बताइए क्या सवाल है आपका? सर मैंने देवयानी इंटरनेशनल का शेयर लिया हुआ है 156.20 के रेट पे जी 300। जी। एक बार रेट फिर से बता देंगे? 156.20। 156 पे लिया हुआ है। चलिए, अभी तो आपको यहाँ पर करीब 5-6 रुपये का मुनाफा हो रहा है। कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं इसे आप? मैं सर इसे 1 साल के लिए होल्ड कर सकता हूँ। 1 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं, ये अच्छी बात है, पर क्या इसे होल्ड करना चाहिए, ये दूसरी बात है। अगर इससे पिछले 6 महीने में देखें तो इसने 11-12% का नेगेटिव रिटर्न दिया है इस बाज़ार के अंदर, और पिछले पूरे साल में एक तरीके से अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली है देवयानी इंटरनेशनल के अंदर। अच्छी बात है कि आप मुनाफे में हैं, पर क्या यहाँ पर सर इसे होल्ड करना चाहिए, या इसी सेक्टर की कोई दूसरी कंपनी में स्विच करना चाहिए? आपकी सलाह क्या रहेगी? या आपको लगता है कि ठीक है, इसका कंसोलिडेशन का पीरियड समाप्त हुआ, अब ये शेयर हो सकता है बढ़ सकता है? देखिए साहब, इसमें मैं जरूर ये कहना चाहूंगा विपुल जी, एक मैं सभी दर्शकों को बोलना चाहूंगा कि जो फास्ट फूड का चेन है, चाहे वो देवयानी हो, चाहे वो जुबिलेंट फूड वर्क्स हो, इनके मार्जिन्स बहुत अच्छे हुआ करते थे जब तक स्विगी जोमेटो वगैरह नहीं थे बाजार में, क्योंकि कहीं ना कहीं प्राइस इलास्टिसिटी टू डिमांड ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल थी। मीन्स अगर प्राइस बढ़ाते थे 1-2 रुपया, तो कोई भी पिज्जा खाना बर्गर खाना बंद नहीं करता, और मार्जिन्स लगातार एक्सपैंड हो रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लूज होता है बिजनेसेस का, और वही हमें जुबिलेंट फूड वर्क्स और देवयानी जैसी चेन्स में, देवयानी के पास भी केएफसी और दूसरे का, मैं कहना चाहूंगा कई सारे बिजनेसेस आते हैं, इनको देखने को मिला। तो देखिए मार्जिन्स में एक्सपेंशन इम्पैक्ट देखने को मिला। देवयानी ने कैपेसिटी एक्सपेंशन किया है, कई सारे चीपर ऑप्शंस दिए हैं कस्टमर्स को, आउटलेट्स खोले हैं, मींस अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन किया है, जिसकी वजह से उनको लगता था कि टॉप लाइन बढ़ेगी। बट अगर आप देखें तो फास्ट फूड की अर्निंग्स में इंडिया में उस तरह से रिवाइवल देखने को नहीं मिल रहा है। तो सभी दर्शकों को मैं कहना चाहता हूं कि इस इन काउंटर्स में जो फास्ट फूड चेन्स है, थोड़ा सा कॉशियस रहें। अगर आप देवयानी में हैं सर, तो देखिए अब मैं चार्ट डिस्कस कर लेता हूं, अगर आप हैं तो बने रहें सर, एक स्टॉप लॉस बना लें करीब 160 156 के आसपास, 155 156 के आसपास। ये वही जोन है जहां जो पहले सप्लाई जोन था इसका मार्च में, जो अब कहीं ना कहीं एक एक इसका सपोर्ट जोन बन गया है, मींस इसका एक बाय जोन बन गया है। तो 155 156 पे स्टॉप लॉस रखें, बने रहें। चार्ट वीक नहीं है, लेकिन कंसोलिडेशन मूड में, जैसे कंसोलिडेशन जोन में, जैसा विपुल जी ने बोला, अगर ये चलता है तो हो सकता है आपको 173 175 तक के भाव दिखाए। तो उसके लिए आप बने रहे, लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 155 पे जरूर बनाए सर। चलिए, तो जो आपकी खरीद का भाव है ना सर, 156 रुपये के आसपास, अगर वापस आपके खरीद के भाव के आसपास आता है तो आप निकल जाइए, या उससे 1 रुपये नीचे निकल जाइए 155 के आसपास, क्योंकि वही सपोर्ट है। ऊपर की तरफ आपको 173 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अभी होल्ड करने की ही सलाह है आपके लिए। पौलमी चक्रवर्ती जी का सवाल है, कह रही हैं कि आज तो मेरा सवाल ले लीजिए, कभी भी नहीं लेते। कैसी बात कर रही हैं पौलमी जी, आज ही आपका प्रश्न कार्यक्रम में लिया जाएगा। और कह रही हैं कि पीएफसी के में इन्होंने 440 में एंट्री लिया हुआ है, अभी मुझे क्या करना चाहिए? पावर फाइनेंस कंपनी, इसको भी हम जरा बजिंग स्टॉक्स में भी थोड़ा खबर क्या है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ आपके प्रश्न को डिस्कस कर लेते हैं। 5.25% ऊपर जो है, कारण जो है बजिंग स्टॉक्स में बताएंगे, तो आप लोग कार्यक्रम में बने रहिएगा। 440 पे इन्होंने लिया हुआ है सर, और आज अच्छे खासे मोमेंटम में 443 का लेवल, 444 का लेवल 2 दिन की गिरावट के बाद फिर से मजबूती दिखा रहा है। 5.25% ऊपर 1-2 रुपये इन्हें मिल रहे हैं। क्या करना चाहिए सर पावर फाइनेंस कंपनी के, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, अभी क्या होल्ड करें? जी बिल्कुल, अगर आप इस कंपनी को देखेंगे तो देखिए बहुत अच्छा, लगभग 35 से 40% का मार्जिन रहता है, ऑपरेटिंग मार्जिन पे कंपनी काम कर रही है। और जिस तरह की डिमांड है, पावर की डिमांड है इंडिया के अंदर, रूरल सेक्टर में जिस तरह का गवर्नमेंट का एक पुश है इस पर्टिकुलर सेक्टर को, ये बहुत अच्छा है कंपनी के लिए। अगर आप देखेंगे तो ये साल भी, मतलब अगर आप पिछले 12 महीने में देखें तो 36% का ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी ने क्लॉक किया है, बहुत अच्छा। यही सारा स्टॉक परफॉर्मेंस में दिख रहा है।
आज भी देखें तो प्राइस एक्शन बहुत अच्छा है। अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय में स्टॉक ने कंसोलिडेशन दिखाया है। पिछला इसका हाई था करीब 470 के आसपास, वही इस बार दोबारा बना। मतलब जो हाई था पिछला इसका लगभग फरवरी का, वो दोबारा आपको मई में दिखाई दिया। वहीं से स्टॉक गिर गया, लेकिन मुझे लगता है बिल्कुल बने रहने से ये सर पॉजिटिव करेक्ट ऑर्डर ऑफ मूविंग एवरेज बना हुआ है। स्टॉप लॉस जरूर बनाए सर। कहाँ बनाए? 420 पर स्टॉप लॉस रखे, जो इसका पिछले 3 एक दिन का बेस है। ये आपको दोबारा मुझे लगता है 475 तक के भाव दिखा सकता है। तो दोनों लोग, मैं दर्शकों को कहना चाहता हूं जो ट्रेड अभी भी नया लेना चाहते हैं, बिल्कुल साहब 420 पे स्टॉप लॉस रखें, थोड़ा ऊपर नीचे करके खरीदें। मुझे लगता है 470 475 के ऊपर तक वहां जाने की दोबारा संभावना रखता है। ट्रेंड अपना कंटिन्यू कर रहा है। ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। फ्रेश पोजीशन ट्रेडिंग के लिए अपनाना चाह रहे हैं वो भी ले सकते हैं। तो जो स्टॉप लॉस टारगेट बताए गए हैं उसका अवश्य आप लोग ध्यान रखें, और खाली सिर्फ लक्ष्य पे ध्यान ना रखा करें। शरद जी जो स्टॉप लॉस बता रहे हैं उस पर अवश्य ध्यान रखें। चलिए, इस बीच अगले दर्शक हमारे साथ हैं रामवीर राठौर जी। कह रहे हैं फैन ऑफ मनी 9 आपका डेली व्यूअर हूँ। श्रीमान जी नमस्कार। नमस्कार आपको भी रामवीर राठौर जी। कह रहे हैं कि मैंने ट्राइडेंट के शेयर लिए हुए हैं, एवरेज 44 रुपये पर इन्होंने किया हुआ है, और 2551 शेयर इनके पास ट्राइडेंट के हैं सर। लॉन्ग टर्म व्यू है, 2032 तक होल्ड कर सकते हैं। तो ये इन्होंने बड़ा डिटेल में अपना प्रश्न भेजा है, और 44 रुपये पे इन्होंने ले रखे हैं। अभी अगर हम देखें तो 38-39 के आसपास का ये शेयर कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 1 महीने में करीब 4-5% का निगेटिव रिटर्न रहा है। 6 महीने में करीब 5.25% का निगेटिव 6% का के आसपास का रिटर्न रहा है। वैसी चाल रही नहीं है सर, जैसे कि हमने देखा कि मिड कैप स्मॉल कैप में देखने को मिली है। अभी ट्राइडेंट के अंदर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? क्या आप ये उम्मीद करें यहाँ से चलता हुआ दिखाई देगा? देखिए, जिस सेक्टर में है ये टेक्सटाइल और कॉटन टेक्सटाइल्स में, वहां पर अगर आप देखेंगे तो मार्जिन बहुत रोबस्ट रहते हैं। लेकिन अगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक को देखें तो करीब क्वार्टरली देखें तो मतलब 14-15% के मार्जिन पर काम हो रहा है। अगर देखें 2021 में यही मार्जिन 24-25% के आसपास हुआ करता था। तो ऑपरेशनली देखें तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं है। तो यही सारी बातें अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं स्टॉक के अंदर दिखाई दे रही है। अगर आप पिछले 10 साल का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें 25%, 3 साल का 9%। तो मैं दर्शकों को कहना चाहता हूं सर, देखिए जरूर ध्यान दीजिए कि किस तरह का स्टॉक, क्योंकि कहीं ना कहीं वही प्राइस में डिस्काउंट होगा। देखिए, इसने अपना प्रीवियस हाई बनाया जनवरी 24 में करीब 50 रुपए का, और अभी 38 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। और बड़ा कुछ इसके अंदर प्राइस मूव तभी आएगा जब ये 40 रुपए के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा, क्योंकि 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का कंटिन्यूअस रेजिस्टेंस है सर। अगर आप देखें करीब करीब मार्च के बाद से उसको तोड़ नहीं रहा है ऊपर। थोड़ा कॉशियस रहें सर। अगर आपके पास पोजीशन है, आप जरूर ऑप्टिमिस्टिक है, 2032 तक का व्यू लेके चल रहे हैं सर। इस तरह के इन्वेस्टर्स को मैं जरूर धन्यवाद देना चाहूंगा जो लॉन्ग टर्म के लिए बाजार में आते हैं। लेकिन सर बहुत सारे और भी बाजार में आपको ऑप्शंस मिलेंगे जहां पर आप बने रह सकते हैं। चूंकि आपने बहुत पोजिशनली पूछा है स्टॉक को, तो मैं आपको ये राय दूंगा कि सर आप करीब 36 रुपए के पास अपना स्टॉप लॉस रखें। अगर आप लंबे निवेशक हैं, बड़ा मूव तब आएगा जब ये 42 के ऊपर चलेगा। 42 के ऊपर चले, ऐड कर लीजिएगा सर। वहां आपको दोबारा ये 50 से 52 रुपए तक के भाव तो आपको सीधे सीधे दिखा देगा। तो आप 42 पे खरीदेंगे, 50 का भाव मतलब 20-25% मूव आपको सीधे सीधे मिल जाएगा। लेकिन स्टॉप लॉस सर जैसा डिस्कस किया वैसा जरूर बनाए, 42 के ऊपर जरूर ऐड करें। जी, चलिए विनय भट्ट जी से बातचीत कर लेते हैं। विनय जी नमस्कार। विपुल जी नमस्कार। नमस्कार विनय जी, कैसे हैं आप? बढ़िया विपुल जी, आप कल आए नहीं तो फिर कल मैंने कॉल भी नहीं करी। अरे सर कोई बात नहीं सर, हम नहीं आए, थोड़ी व्यस्तता थी। लेकिन अपना प्रश्न आप पूछ सकते हैं। और कहाँ से बोल रहे हैं विनय जी आप? मैं गाजियाबाद से विपुल जी। गाजियाबाद से बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है सर। और आपसे पहले भी बात हो चुकी है मेरे ख्याल से। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बताइए सर क्या। जी जी, क्या प्रश्न है आज आपका विनय जी? इंडियन ओवरसीज बैंक मैंने लिया विपुल जी 65.85 पे। जी जी जी। और मैं ये पूछना चाहता कि जैसे 1 साल का इसका व्यू क्या होना चाहिए, एंड अगर इस पे दोबारा एंट्री करी जाए तो कब करी जाए? आपने 65-85 पे लिया है ना? हाँ जी। ठीक। सवाल आपका बड़ा अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस समय खासतौर से जो PSU बैंक है उनको लेकर के संशय में है, क्योंकि पिछले 2-4 दिनों में अच्छी पिटाई हुई है, खासतौर से RBI के जो दिशा निर्देश आए हैं उसके बाद।
आज हालांकि रिकवरी है, 3% से ज़्यादा की मजबूती आईओबी के अंदर 64.30 का है भाव देखने को मिल रहा है। नुकसान में आप ज़्यादा नहीं हैं और 1 साल का नज़रिया है, पर बड़ा सवाल यही कि क्या पीएसयू बैंक की थीम अभी बरकरार रहेगी या नहीं। पिछले 6 महीने में सर इसने 61-62% का रिटर्न दिया है शेयर ने। अब बड़ा सवाल, 1 साल के लिए होल्ड तो कर सकते हैं, पर क्या होल्ड करना चाहिए? क्या आपको लगता है कि अभी भी जो पीएसयू बैंक्स हैं उनमें जो, क्योंकि नतीजे वैसे ख़राब नहीं रहे हैं किसी बैंक के। बिल्कुल सही कह रहे हैं विपुल जी। थोड़ा सा मैं ज्यादा इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ स्टॉक्स को एट लेंथ, क्योंकि कहीं ना कहीं दर्शक बहुत लंबे, आपके बहुत अच्छे दर्शक होते हैं, बहुत लंबे समय के निवेशक होते हैं। इस बिल्कुल। कंपनी को आप देखिए तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो की थोड़ी प्रॉब्लम इसके अंदर हमेशा रही है। सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं रही है। पिछले 5 एक साल में देखें 1% की सेल्स ग्रोथ है। बुक वैल्यू देखें करीब 13 रुपए की है, 64 रुपए का भाव है। तो मान करके चले 5 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड हो रहा है। और कहीं ना कहीं आप देखें तो इंप्रूवमेंट आ रहा है पीएसयू बैंक्स की को। मैं लगातार जब भी विपुल जी मुझे मौका मिलता है आपके चैनल पे, मैं दर्शकों से डिस्कस करता हूँ। देखिए जिस तरह का मूव बैंक ऑफ बड़ौदा पीएनबी वगैरह में आया है, वो क्या हुआ है, कहीं ना कहीं देखिए प्रोविजनिंग कम हुई है। आप देखें मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है। इन सब चीजों को देखते हुए बड़ा मूव आया है। अभी भी बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इन सारे बैंक्स को मैं आपके चैनल पर जब कभी मुझे मौका मिलता है मैं डिस्कस करता रहूं। उसमें बड़े मूव्स आए हैं, तो साहब बने रहें, बिल्कुल घबराए नहीं, क्योंकि ऑपरेशनली इन कंपनीज का परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंप्रूव हो रहा है। 56 रुपए पर पोजिशनली स्टॉप लॉस रखे, अभी 64 रुपए का भाव है सर। ये आपको थोड़ा भी बैंक निफ्टी में इंप्रूवमेंट दिखेगा तो दिखेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वार्टर एंड क्वार्टर, कम से कम 4 से 5 क्वार्टर तो बिल्कुल होल्ड करे सर। 80 रुपए का भाव आपको। 80 रुपये का भाव जो है शायद कह रहे थे कि आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पर। कोशिश करते हैं शरद जी से तुरंत जो है बातचीत करने की, और शायद कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई, नेट का इशू आ गया जिसकी वजह से उनसे संपर्क हमारा टूट गया है। लेकिन इस बीच जरा कुछ एक ऐसे शेयरों पे नज़र डालते हैं जहाँ पर कि हम देख रहे हैं कि वो बाज़ार को पूरी तरीके से आउट परफॉर्म कर रहे हैं, जहाँ पर काफ़ी शानदार रैली देखने को मिल रही है। तो जिन शेयरों में काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिल रही है उसमें कैप्री ग्लोबल आज 10-11% ऊपर। चलिए शरद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद जी आप 80 कह रहे थे और वहाँ पर रुक गए, शायद आप 80 रुपये तक के लक्ष्य कहना चाह रहे थे। जी जी सर, सॉरी मेरा थोड़ा सा, विपुल जी इंटरनेट अनस्टेबल हो सकता है, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। अच्छा, लेकिन मैं चलिए लगता है फिर से थोड़ी सी समस्या हो गई है। कोई बात नहीं सर, आप एक बार स्थिर हो जाइए, हम आपसे बिल्कुल जो है संपर्क करेंगे और इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे आज। जो कुछ भी यहाँ पर घटनाक्रम बैंकों के अंदर भविष्य को लेकर के क्या हो सकता है, क्योंकि आज बड़ी संख्या में जो दर्शकों के हमारे प्रश्न आ रहे हैं वो बैंकों को लेकर के आ रहे हैं। उसमें एचडीएफसी बैंक है, फेडरल बैंक है, और भी बहुत सारे बैंकों पे आ रहे हैं। तो कोशिश करते हैं कि आज का जो हम थंब रखेंगे अपने कार्यक्रम का, जो 8 बजे का मनी मास्टर जाता है, वो हम बैंकों के आसपास ही रखने का प्रयास करेंगे, ताकि जो है जिससे डिटेल में बैंकों के ऊपर हम डिस्कशन जो है आज कर सकें। तो वो बात कर रहे थे कि जिनमें कुछ ऐसे शेयर जिनमें कि हम देख रहे हैं कि काफ़ी शानदार मूव देखने को मिल रहा है और आउट परफॉर्म कर रहे हैं। उसमें हुडको शामिल है, आज 8.5% से ज़्यादा की मजबूती देखने को मिल रही है, 228 का लेवल। सेंचुरी के अंदर हम देख रहे हैं करीब 8% से ज़्यादा की मजबूती है। आरईसी में मजबूती है। चलिए शायद दोबारा संपर्क हो गया है। जी सर, कंटिन्यू सर। जी जी विवेक जी, विपुल जी, आई एम वेरी सॉरी, थोड़ा सा आज इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल है। मैं दर्शकों कोई से बात नहीं। बहुत बहुत माफी मांगना चाहूंगा। मैं एक होटल में स्टे कर रहा हूँ, थोड़ा सा अनस्टेबल नेटवर्क है जी। तो इंडियन ओवरसीज बैंक हम डिस्कस करते हुए विपुल जी, आई थिंक दैट मैंने 55 रुपए के स्टॉप लॉस से 80 रुपए के टारगेट के लिए 2 से 3 क्वार्टर होल्ड करने की सलाह दी है। जी, चलिए तो ये राय निकल के आती हुई, लेकिन सर बड़ी संख्या में जो है हम देख रहे हैं कि बैंकों के ऊपर ही सवाल आ रहे हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि आज का थम हम बैंकों के ऊपर ही रखते हैं। सुनील बिष्ट जी कह रहे हैं नमस्ते विपुल जी, शरण जी आपको भी नमस्ते। सुनील जी कह रहे हैं विपुल जी कल आपको मिस किया था, आज मेरा सवाल ले लीजिए। बिल्कुल आपका सवाल हम ले लेते हैं। कह रहे हैं फेडरल बैंक के 160 रुपये में मैंने शेयर लिए हुए हैं, 50 शेयर, लंबी अवधि के बारे में बताएं। प्रियंका जी नमस्ते विपुल साहब। प्रियंका जी कह रही है मेरा नाम प्रियंका है और मेरे पास एचडीएफसी बैंक के शेयर लिए हुए हैं 1469 पे, क्या मुझे एवरेज करना चाहिए या फिर मई मंथ के लिए इसके टारगेट क्या हो सकते हैं? तो एक मिक्स तरह के सवाल हैं। एक तरफ एचडीएफसी बैंक जैसे दिग्गज बैंकों पे सवाल आ रहे हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं मिड कैप शेयरों पे सवाल आ रहे हैं बैंकों के। सर एक जनरल व्यू आपका बैंकों को लेकर के क्या है, खासतौर से पीएसयू वर्सेस प्राइवेट को लेकर के, और दूसरा फेडरल बैंक और एचडीएफसी बैंक पे आपका व्यू? जी देखिए, जैसा मैंने डिस्कस किया, अगर आप देखेंगे तो
फेडरल बैंकों में पहले डिस्कस करता हूँ, डिसेंट मार्जिन्स रहते हैं, और आप रेवेन्यू ग्रोथ देखिए तो बहुत ही कंसिस्टेंट एक ग्रोथ दिखाई दी है। न्यूज में एक अच्छा एक्सपेंशन इसका इस पर्टिकुलर बैंक में देखने को लगातार मिला है। और ये भी अभी जो मार्च के नंबर्स हैं, जो ये फाइनेंशियल ईयर के नंबर्स हैं, वो भी ठीक ठाक ही आए हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा सा न्यूज में कहीं ना कहीं एक गिरावट देखने को मिली है। लेकिन और अगर आप लंबी अवधि के लिहाज से देखें तो बिल्कुल मुझे लगता है फेडरल बैंक में सर बने रहना चाहिए। और यहाँ पर अगर आप ऊपर की तरफ टारगेट देखें तो कम से कम अगर आप पोजिशनली बने रहते हैं तो मुझे लगता है 190 से 200 रुपए तक के भाव आपको 4 से 5 क्वार्टर, मीन्स आप साल साल भर तक का व्यू रखेंगे तो बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा। अब जहां तक बात एचडीएफसी बैंक की हुई, देखिए एचडीएफसी बैंक के साथ सबसे बड़ी समस्या हमेशा अब आज के समय में उसकी लो यील्डिंग ग्रोथ, लो यील्डिंग बुक है। जब से एचडीएफसी का मर्जर हुआ है उसके अंदर, क्योंकि होम लोन की बुक थोड़ी सी लो लो यील्ड पे होती है तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर उसका फर्क पड़ता है। लेकिन बैंक के मैनेजमेंट का बहुत साफ कहना है कि अगर हम डिपॉजिट जो आज की डेट में डिपॉजिट का रेट ज्यादा है तो हम डिपॉजिट में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करेंगे, बट इंटरेस्ट मार्जिन को हम इंटैक्ट रखने की कोशिश करेंगे। और इस क्वार्टर के रिजल्ट्स में वही देखने को मिला है। लेकिन बाजार को वो चीज पसंद नहीं आ रही है। तो देखिए सर, अभी मैं ये दर्शकों से कहना चाहूंगा, देखिए एचडीएफसी बैंक एक निफ्टी का बड़ा स्टॉक है, अच्छा खासा 20-24% का वेटेज है, और कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी निफ्टी को दोनों को कहीं ना कहीं एक प्रभाव डालता है। लेकिन इस पर्टिकुलर स्टॉक से अभी मुझे लगता है कि बहुत ही लंबी अवधि हो, 2 से 3 साल तभी बने रहे। ट्रेडिंग मीन्स 3 से 4 क्वार्टर के लिए इतना परेशान ना हो सर। कोई बड़ा मूव मुझे नहीं लगता इसके अंदर आने वाला है। करेक्शन लगातार इसके अंदर बना हुआ है, कंसोलिडेशन बना हुआ है, तो थोड़ा सा अभी दूर रहे। मुझे लगता है कि बड़ा मूव तब आएगा विपुल जी जब 1600 रुपए के ऊपर ये चलना शुरू करेगा और सस्टेन करेगा, तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल्स को डिस्काउंट करेगा। तो मैंने फेडरल बैंक भी डिस्कस किया, एचडीएफसी बैंक भी डिस्कस बिल्कुल। किया, और पीएसयू बैंक्स भी जरूर सर। मैंने कुछ एक स्टॉक्स के नाम डिस्कस किए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, हम्म। इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, और ये सारे बैंक्स पे आप जरूर नजर रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ा मूव बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी और एसबीआई में हमें देखने को मिला है। और यहाँ पर छोटे मझोले बैंक में भी आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट एक्सपेंशंस और कहीं ना कहीं आपको टॉप लाइन इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, प्रोविजनिंग और कम होगी, और जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन हो रहा है बैंक्स का, आपको नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। तो पीएसयू बैंक्स पे जरूर एक पॉजिटिव नजरिया है। बने रहें सर, कम से कम 8 से 10 क्वार्टर मीन 2 साल प्लस का व्यू रखें, आपको डिसेंट एक उसके अंदर रिटर्न इंडेक्स के ऊपर एक अच्छा अल्फा क्रिएट होकर के मिलेगा। सर आपके पसंदीदा पीएसयू बैंक है कौन से? जैसे बहुत सारे लोगों के फेवरेट हम देख रहे हैं, एक दो सवाल साउथ इंडियन बैंक पे है, यूको बैंक पे है, दो तीन बैंकों के नाम आपने लिए। आपका फेवरेट मिड कैप में, लार्ज कैप में नहीं, मिड कैप में पीएसयू सबसे अच्छा आपको लगता हो, जो एक दो शेयर जो आप कुछ भी लेना चाहें नाम, अगर आप लेना चाहें तो। जी जी, देखिए विपुल जी, मैं बैंक ऑफ इंडिया को कई दिनों से एडवाइस कर रहा हूं। मुझे लगता है 80 रुपए के भाव से मैंने इसको एडवाइस करना शुरू किया था। और अभी इसका भाव करीब 140 है। मुझे अभी भी लगता है 200 रुपए का भाव उसमें बिल्कुल खुलेंगे सर। ये लगभग कंसोलिडेट कर रहा है जनवरी के बाद से। बिल्कुल कोई एंट्री करना चाहता है 130 का स्टॉप लॉस रखें, 200 रुपए के भाव अभी भी उसको खुलते हुए दिखाई देंगे। दूसरा बैंक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है इस बैंक का भी। तो यहां पर भी आप एक पोजीशन बना सकते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। मुझे लगता, मैंने इस बैंक को करीब 30 रुपए के लगभग एडवाइस करना शुरू किया था। मुझे अभी भी लगता है कि ये बैंक करीब 100 रुपए के 3 डिजिट में जाएगा सर। 100 रुपए का भाव बिल्कुल खुलेगा। कहां पर आप अपना स्टॉप लॉस रखें, स्टॉप लॉस जरूर बनाए रखें, थोड़ा डीप है, 55 रुपए का, 66 रुपए का भाव है, 100 रुपए के टारगेट बनाए सर। बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में दोनों में कम से कम आप 6 क्वार्टर तक का जरूर समय दें। मतलब करीब करीब 1.5 साल तक का जरूर समय दें, 1.5 से 2 साल का। मुझे लगता है जो टारगेट मैंने डिस्कस किए बिल्कुल अचीव होंगे। ठीक है सर, तो ये पसंदीदा शेयर हैं और इनको आप अपनी नज़र में रखिए, और अगर आपने नोट नहीं किया है तो थोड़ा सा बैक कीजिएगा कार्यक्रम खत्म होने के बाद शो, और तमाम बैंकों को लेकर के बहुत स्पष्ट राय शरद जी ने आज यहाँ पर दी है। स्वाति मौर्य जी का सवाल ले लेते हैं। कह रही हैं बिग फैन हूँ मैं हेलो मनी 9 की। बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति जी इतने अच्छे शब्दों का प्रयोग करने के लिए। कह रही हैं पीटीसी के ऊपर अपनी राय दे दीजिए। 230 पे इन्होंने खरीद रखे हैं और ये जानना चाहती हैं कि शरद सर का व्यू इस पर क्या है। तो शरद सर, वो आपसे ही जानना चाहती हैं कि आपका व्यू पीटीसी के ऊपर का क्या है। और आज तो 3% के आसपास की मजबूती पीटीसी इंडिया के शेयर में देखने को मिल रही है। ये माफ़ कीजिएगा, ये सभी शेयरों में काफ़ी अच्छा मूव आज देखने को मिल रहा है। पिछले एक महीने में 11 साढ़े 11% का रिटर्न दिया है, 6 महीने में 52% का रिटर्न इस शेयर ने दिया है।
तो काफ़ी शानदार रिटर्न यहाँ पर आते हुए दिखाई दिए हैं। और अभी भी ये, लेकिन उस रिटर्न के बावजूद इन्होंने ये थोड़े से नुकसान में 8 रुपये पर शेयर के बहुत ऊपर इन्होंने खरीदा है। आपकी राय क्या होगी स्वाति जी के लिए? देखिए, अगर आप ऑपरेशनल परफॉर्मेंस देखें, कंपनी का ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट अच्छा है, कहीं ना कहीं आप देखेंगे टॉप लाइन में एक अच्छा ट्रैक्शन हमें देखने को मिला है इस कंपनी के अंदर। मार्जिन्स कंसिस्टेंट हैं, कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो 8-1% के मार्जिन्स हैं, जो पहले कहीं ना कहीं 21-22 में 9-10%, 11% तक के मार्जिन्स हुआ करते थे। कंपनी ने अच्छा ट्रैक्शन किया है और सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छी है कंपनी की। तो ये सारी चीजें देखिए कहीं ना कहीं स्टॉक प्राइस में दिख रही हैं। मुझे याद पड़ता है, मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, मैंने अपने क्लाइंट्स को और किन्हीं दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर करीब 100-110 रुपए के आसपास स्टॉक को सजेस्ट किया था सर। टारगेट्स मीट हो चुके हैं 175 तक के टारगेट से, लेकिन क्वार्टरली परफॉर्मेंस डिसेंट है कंपनी का, मुझे लगता है बिल्कुल बने रहना चाहिए साहब। एक स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि पॉजिटिव करेक्ट ऑर्डर बना हुआ है, कहीं कोई घबराहट नहीं है। मुझे लगता है एक स्टॉप लॉस करीब 200 रुपए के आसपास रखें, 222 का भाव चल रहा है। कम से कम आप अगर 3 क्वार्टर तक आप रखेंगे यहाँ, मतलब 9 महीने तक आप होल्ड करेंगे, तो 300 रुपए तक के भाव बिल्कुल आपको दिखाई देगा। एक पॉजिटिव रिग्रेशन चैनल बना हुआ है, कोई घबराहट स्टॉक के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट्स में नहीं है, मोमेंटम बहुत अच्छा है। 300 रुपए के भाव के लिए 200 रुपए के स्टॉप लॉस से कम 3 क्वार्टर तक होल्ड करें और बने रहें। जी, चलिए अगले दर्शक के पास चलते हैं। अशोक जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। अशोक जी को नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार अशोक जी, कहाँ से बोल रहे हैं जी? नमस्कार सर, आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ आ रही है सब, आ रही, बढ़िया आवाज़ आ रही है। कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं फरीदाबाद से बोल रहा हूँ सर। फरीदाबाद से बोल रहे हैं, चलिए बहुत जी। हाँ सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर मेरे पास 165 शेयर्स हैं जेजी केमिकल के, जी 196 पे सर। 196 पे लिए हुए हैं आपने? हाँ सर। और तो मुझे ये मैं होल्ड कर सकता हूँ मैं 1 से 2 साल सर? मुझे इसके बारे में जानना था सर कि अभी बने रहना है या निकल जाए? 196 पे आपने लिए हैं, 252 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कब लिए थे सर आपने? मैंने सर ये जब इसका आईपीओ आया था तब लिए थे सर, 2-3 महीने पहले। ठीक है, अच्छी बात यह है कि आपने तब लिए जब थोड़ा सा केमिकल शेयरों में जान आने लगी, वरना इस सेक्टर ने, इस थीम ने थोड़ा सा लोगों को निराश किया था। सर आपकी राय क्या होगी? 196 पे लिए हैं, 252, 253 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 1-2 साल का नज़रिया है इनका होल्ड करने का, पर क्या 1-2 साल होल्ड करना चाहिए या पहले ही थोड़ा मुनाफा बांध लेना चाहिए? देखिए, जिंक ऑक्साइड का बिजनेस है, और जैसा आपने विपुल जी बहुत ही अच्छी बात शेयर की, केमिकल शेयर्स में कहीं ना कहीं एक अच्छा अट्रैक्शन है। तो मुझे लगता है ऑपरेशनली भी कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक ठाक है। रिटर्न ऑन इक्विटी 31%, जो एक बहुत डिसेंट है। 18 की पी पर ट्रेड कर रहा है स्टॉक, मुझे लगता है डिसेंटली प्लेस्ड है, कोई घबराहट जैसी नहीं है। अगर आप देखेंगे तो अगर आप मैं फ्रैक्शन देखूं तो बहुत जबरदस्त है। अगर आप वीकली चार्ट्स पर देखें तो सर 5 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लगातार ऊपर चल रहा है, कोई घबराहट जैसी नहीं है इसके अंदर। मुझे लगता है साहब बने रहना चाहिए इस तरह के स्टॉक में, क्योंकि कहीं ना कहीं जब प्राइस एक्शन अच्छा होता है तो ऑलवेज राइट द ट्रेंड के साथ बने रहें सर। मुझे लगता है जल्दी आपको 275 जो इसका ऑल टाइम हाई था वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जैसा मैं निफ्टी को देख करके मैं लगातार इस शो में डिस्कस कर रहा हूँ, एक स्टॉप लॉस जरूर बनाए। तो इस वीक का जो लो है सर वो करीब 245 के आसपास है। अब 240 का एक स्टॉप लॉस रख लें, बने रहें। मुझे लगता है पहला टारगेट आपको 275 का रहेगा, लेकिन ऑपरेशनली कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है। मुझे लगता है कम से कम सर 3 से 4 क्वार्टर रखें, मुझे लगता है 300 तक के भाव भी इसमें खुलेंगे। तो 240 पे स्टॉप लॉस रखें, कम से कम 4 से 5 क्वार्टर के लिए 300 रुपए के टारगेट के लिए बिल्कुल होल्ड कीजिए सर। जी, चलिए इस बीच मोटो जोशी जी का एक सवाल है सर। कह रहे हैं लास्ट वीक में मेरा स्टिकर वाला सवाल नहीं लिया गया था, प्लीज़ एडवाइस करें, क्योंकि मेरा बैंक निफ्टी की आज की एक्सपायरी का 48,100 की कॉल, वो 2 लॉट इन्होंने लिए हुए हैं 140 रुपये में। अब सर चूँकि आज की एक्सपायरी का इन्होंने ले रखा है 48,100 की कॉल, 2 लॉट 140 रुपये में, आप क्या सजेस्ट करेंगे अभी इन लेवल्स पे इनको, आज क्या इनको करना चाहिए जोशी जी को? जोशी जी, आज बैंक निफ्टी एक्सपायरी है, थीटा डिके में आपका प्रीमियम चला जाएगा सर। तो ऐसे कभी भी ना करें, कोशिश करें, मैं सभी दर्शकों को बोलना चाहता हूं कि वीकली एक्सपायरी में ट्रेड ना करें सर, क्योंकि जब ज्यादा वोलेटाइल होगा बाजार तो थीटा डिके की वजह से आपका प्रीमियम खत्म हो जाएगा सर, और आप ऑप्शन बायर हैं। तो ये जरूर ध्यान में रखें, तो थोड़ा सा ऑप्शन बाय ना करें ड्यूरिंग द डे, आपका थीटा डिके हो जाएगा, तो आज का आपका कोई व्यू बनेगा नहीं। हाँ, अगर आप मंथली कॉल लेना चाहते हैं तो जरूर 48,000 पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर प्लेस्ड है सर।
जहां पर सब जब देखिए मैंने डेटा डिस्कस किया था शुरू होने से पहले, जहां सबसे ज्यादा कॉल राइटर प्लेस होता है, ये समझिए कि कॉल राइटर के पास प्रीमियम देने की ताकत होती है, और बाजार में कई बार ऐसा होता है कि वो प्रीमियम ईट अप करने के लिए कॉल बायर्स उसको ऊपर की तरफ खींचते हैं। तो 48,000 का कॉल जरूर आप बाय कर सकते हैं, लेकिन मंथली बाय कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है सर। तो ये जरूर आप एक बार ट्रेड अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके ले सकते हैं।